हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और जो आज हम डिस्कस करते थे वो थे हमारे पास प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग पैसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, सिंपली उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो हमें बताई हुई है कि हमने पेशेंट को एग्जामिन करना है। प्रोसीजर हमारे पास ये है कि हम लोग पहले ये चीज़ देखेंगे कि हम दो तरह की ना ग्रेडिंग पढ़ते हैं। ठीक है, जो ग्रेडिंग है हमारे पास मेटलैंड और कैल्टन-बॉर्न की। ठीक है, मेन ये ग्रेड्स हैं। और तीसरी जो हम पढ़ते हैं वो एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन। ठीक है, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। ठीक है, अब हमारे पास जो चीज़ आ रही है, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन की। उन्होंने कहा है कि देखो, पहले अगर कोई भी आपके पास पेशेंट आता है, आप सबसे पहले क्या काम करते हो कि आप एग्जामिन करोगे या इवैल्यूएट करते हो कि पेशेंट के एटलीस्ट लिमिटेशन आ कहाँ रही है। ठीक है, अब ये चीज़ हम अभी यही डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लिमिटेशन को हम फाइंड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आ जाए कि लिमिटेड अगर मोशन है तो हम उसको एग्जामिन कैसे करते हैं, थ्रू द लिमिटिंग फंक्शन। ठीक है, हमें पता चलता है कि इसके अकॉर्डिंगली कि कितनी लिमिटेशन आने में इसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट में लिमिटेशन आ किस वजह से रही है, पीछे क्या पैथोलॉजी चल रही है, ये भी हमें पता चल जाती है। और ये हमें गाइड करती है कि हमने किस तरह का ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। ठीक है, सबसे पहली चीज जो होती है वो हमारे पास आ जाती है क्वालिटी ऑफ पेन। क्वालिटी ऑफ पेन बेसिकली ये चीज है कि हम उसकी स्टेज डिटरमाइन कर सकते हैं कि या तो वो रिकवरी की स्टेज स्टार्ट हो चुकी है या अभी बेसिकली बिल्कुल एक्यूट स्टेज है, या हम कहते हैं कि ये क्रॉनिक स्टेज में चला गया। ठीक है, ये हमें बेसिकली बताता है क्वालिटी ऑफ पेन। ठीक है, सबसे पहली जो चीज आती है ना, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, वो ये कहता है कि जो पेन है अगर वो बिफोर टिश्यू लिमिटेशन हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि स्टेज जो है वो एक्यूट है, अभी बिल्कुल एक्यूट स्टेज चल रही है जहाँ पे मसल गार्डिंग का प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूट स्टेज है, एक्टिव स्टेज है डिजीज की, या तो एक्यूट है, बिल्कुल एक्यूट स्टेज कह सकते हो आप, अभी इंजरी हुई है और फौरन से हमारे पास पेशेंट आ गया। ठीक है, वो एक्यूट स्टेज है। दूसरा ये हो सकता है, समटाइम्स ऐसे डिजीज होते हैं जिनमें ना एक्टिव स्टेज का टाइम कुछ ड्यूरेशन होता है, किसी टाइम में एक्टिव स्टेज होती है, कुछ टाइम में फिर वो एक्टिव स्टेज खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी स्टेज में चेंज कर देता है। या आप ये कह सकते हो कि काफी ऐसे डिजीज होते हैं ना जो कांस्टेंट नहीं होते। ठीक है, इंटरवल्स के साथ आ रहा होता है उनके सिम्टम्स। ठीक है, ऐसी डिजीज की इन्होंने यहाँ पे बात की हुई। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बात की आप जेंटल पेन इनहिबिटिंग जॉइंट टेक्निक्स। ठीक है, पेन इनहिबिटिंग जॉइंट टेक्निक्स बेसिकली ग्रेड 1 होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैल्टन-बॉर्न का ग्रेड 1 क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं बता देती हूँ पेन की टिश्यू रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये हम पिक्चर से देख लेते हैं, वैसे तो ये पिक्चर है तो ग्रेडिंग की, लेकिन हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू रेजिस्टेंस वाला इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू रेजिस्टेंस वाला पॉइंट दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये कह रहे हैं अगर इससे पहले ही पेन आ रहा है, ठीक है, अगर इस लिमिट पे अभी हम पहुंचे भी नहीं है, मैंने मतलब पेशेंट को मूवमेंट कराई है और हम टिश्यू की रेजिस्टेंस पे भी नहीं पहुंचे और उसको पेन आ रहा है, इसका मतलब स्टेज क्या है, एक्यूट है। ठीक है, इसका मतलब स्टेज क्या है, एक्यूट है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है हमारे पास कि अगर तो पेन एक्सपीरियंस करता है पेशेंट टिश्यू लिमिटेशन के साथ साथ, ठीक है, मतलब टिश्यू लिमिटेशन पे हम रीच कर चुके हैं, अब जैसे हमने वहां पे रीच किया ना तो वहां पे आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को साथ साथ मूवमेंट के साथ पेन आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स के पेशेंट लिमिट उसकी हीलिंग स्टेज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, पेन की लिमिटेशन, पेन तो है लेकिन हम उसको हीलिंग स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, तो हम उसको एक ट्रीटमेंट देंगे भी तो बहुत कॉशियसली देंगे। ठीक है, लाइक हम बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज नहीं देंगे जिससे इसको दोबारा री इंजरी के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, बेसिकली इसमें सिर्फ अगर स्ट्रेचिंग करानी भी है, जैसे फर्स्ट वाले में स्ट्रेचिंग बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ठीक है, जब हम बिफोर टिश्यू लिमिटेशन देखे थे, लेकिन इसमें आप स्ट्रेचिंग जो होती है वो आप करा सकते हो, लेकिन बिल्कुल जेंटल सी, फिर बिल्कुल ऐसे के बिल्कुल स्लाइटली करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू टाइटनेस आ रही होती है तो हम करा सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज अगर पेन एक्सपीरियंस कर रहा है पेशेंट आफ्टर टिश्यू लिमिटेशन। ठीक है, थर्ड चीज क्या थी, इसी पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो पेशेंट अगर इस एरो को चेक किया जाए, यहाँ से आगे जो जा रही है वो चीज जा रही है टिश्यू लिमिटेशन को क्रॉस करके। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पेशेंट को स्टार्ट हो गया लिमिट, इसने टिश्यू की रेजिस्टेंस क्रॉस कर ली, लिमिटेशन क्रॉस कर लिया और उसके आगे उसको पेन आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई टाइटनेस है, कैप्सूल की कोई पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम उनको जो स्ट्रेच करेंगे ना, उनको हम स्ट्रेच करा सकते हैं ज्वाइंट प्ले की टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है, ऊपर हमने कहा कि जेंटल स्ट्रेचिंग टेक्निक्स दे सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन अब यहाँ पे आप जॉइंट की मोबिलाइजेशन ग्रेड 3 में जाके स्ट्रेच करा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है क्वालिटी ऑफ पेन। तीन तरह से हमने देख ली, बिफोर टिश्यू रेजिस्टेंस, कंकरेंटली विद टिश्यू रेजिस्टेंस, और लास्ट में बता दिया कि आफ्टर टिश्यू लिमिटेशन। फिर इसके बाद आती है कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ओके,
आ रही है जॉइंट कैप्सूल की लिमिटेशन, ठीक है, वो लिमिट कैसे कर रहे हैं मोशन को, या वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स को, ठीक है। कुछ फॉलोइंग साइंस प्रेजेंट होंगे जिनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या किस तरह से है, या किस तरह से कैप्सूलर की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अगर तो हम पैसिव आरएम कराते हैं, ठीक है, किसी भी जॉइंट की, अगर वो लिमिटेड आती है तो हमारे पास इसका मतलब है वहाँ पे कैप्सूलर पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। मोस्टली कहते हैं कि डिफरेंट तरह के कैप्सूलर पैटर्न होते हैं, मैं बताती हूँ कैप्सूलर पैटर्न क्या होता है, ठीक है। ओके, कैप्सूलर पैटर्न, एक कैप्सूलर पैटर्न जो होता है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन होती है पेन की और मूवमेंट की या जॉइंट स्पेसिफिक रेशो, ठीक है। जॉइंट की किसी एक ऐसे पॉइंट पे हम रीच कर जाते हैं जहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक लिमिटेशन मिली होती है पेन के साथ साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई मूवमेंट करा रही हूँ और मुझे वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मिलेगी ड्यू टू कैप्सूलर पैटर्न, क्यों, क्योंकि किसी स्पेसिफिक एरिया पे मिलेगी, ठीक है। हर जॉइंट का स्पेसिफिक होता है और स्पेसिफिक रेशियो के अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं आर्थराइटिस हो गया या प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, या आर्थराइटिस की वजह से हो गया, या बहुत अरसे के लिए जैसे कोई पेशेंट को कास्ट वगैरह अप्लाई कर दिया गया, ठीक है, तो उस केस में भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, कैप्सूलर पैटर्न डेवलप हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि जॉइंट कैप्सूल का जो पैटर्न है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ शोल्डर पे अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि लेटरल रोटेशन सबसे ज्यादा लॉस होती है, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एबडक्शन जाती है, फिर हमारे पास मीडियल रोटेशन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बहुत इजी वर्डिंग में अगर बताऊँ जाऊँ तो फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में बेसिकली हमारे पास ये हो रहा होता है कि जो एक्सटर्नल रोटेशन है ना वो बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है कि एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन ज्यादा अफेक्टेड हो रही होती है, ठीक है, फिर जाके कहीं इंटरनल रोटेशन जो होती है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हुआ है तो जो उसका कैप्सूलर पैटर्न होगा वो सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्ट होगी मूवमेंट वो लेटरल रोटेशन होगी, फिर एबडक्शन होगी और फिर मीडियल रोटेशन होगी। ये कैप्सूलर पैटर्न डेवलप कर लेते हैं शोल्डर, क्यों, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे कैप्सूल की रिस्ट्रिक्शन आ रही है, ठीक है। बेसिकली कैप्सूल एक कवरिंग है ना हमारे पास, तो जब उस कवरिंग की रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो हमारे पास मूवमेंट ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट होंगी। अब हमने यहाँ पे जो हमारा काम है वो ये है कि उसको पहले तो उसकी मोबिलिटी पे काम करना है, ठीक है। कैप्सूल की मोबिलिटी पे काम करने के लिए मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने वो यूज की तो हमारे पास क्या हो गया कि हमने उसको इजिली परफॉर्म करा दी मूवमेंट, या जिस तरह से भी हमारे पास थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये कहते हैं कि एक फ्रेम कैप्सूलर एंड फील है, ठीक है, जो ओवर प्रेशर के साथ हमारे पास टिश्यू को लिमिट कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज उन्होंने यही बात है यहाँ पे उन्होंने बताई हुई कि एंड फील्ड जो होगी यहाँ पे फर्म मिलेगी, ठीक है। फर्म ऐसे मिलेगी लाइक सिंपली आप ये कह सकते हो जैसे आप ओवर प्रेशर लगाओगे ना, एंड पे रेंज की टिश्यू की लिमिट हो जाएगी, ठीक है, जैसे हम एंड रेंज पे पहुंचते हैं टिश्यू की लिमिट पे, ठीक है, वहां पे हमें एंड फील्ड जो मिल रही है वो फर्म मिल रही है, ना तो वो सॉफ्ट है ना वो हार्ड है, वो एक मिनिमम या मिड का एक रीजन हमें दे रही है, ठीक है, ना वो बहुत सॉफ्ट है ना वो बहुत हार्ड है। There is a decreased joint play movement when mobility tests are performed, ठीक है। वो इन्होंने यही बात की है कि जैसे हम कैप्सूल की रिस्ट्रिक्शन की वजह से जैसे हम कोई मोबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो जॉइंट का प्ले जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। जॉइंट का प्ले हमारे पास क्या था, हम सारे इस चैप्टर में यही डिस्कस करें। जॉइंट का प्ले है ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, ट्रैक्शन, रोटेशन, ट्रैक्शन आ जाती है, रोलिंग आ जाती है, ठीक है। तो अब उन्होंने ये बात की कि ये भी डिक्रीज कर जाएगा। एंड एडहेयर्ड और कॉन्ट्रैक्टेड लिगामेंट, ऑफ कोर्स जो हमारे पास कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड या एडहेयर लिगामेंट है वो भी लिमिट कर रहा है मोशन को, तो ये इसकी वजह से भी क्या होगा कि जॉइंट प्ले तो डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से पेन भी हमें आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक बंदे का कैप्सूलर पैटर्न जो है वो कैप्सूल जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर गया, अब उसके जो इर्द गिर्द के लिगामेंट्स हैं वो भी टाइट हो गए हैं, वो भी टाइट होने की वजह से जॉइंट प्ले और डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से पेन और आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जो लिगामेंट है अगर वो स्ट्रेस्ड में, ठीक है, लिगामेंट जाहिर सी बात है हमने ये बात की कि स्ट्रेस में है तो लिगामेंट जो होता है वो जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स पे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि हम फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक पेशेंट है फ्रोजन शोल्डर का, ठीक है, वो हमारे पास आया, वो कहते हैं कि पेशेंट जो होते हैं ना हमारे पास वो बहुत स्वेयर कंडीशन में आते हैं, सिर्फ उनका जॉइंट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा होता, उनकी सारे मूवमेंट भी लिमिट कर रही होती है, उनकी लिगामेंट्स भी टाइट हो रहे होते हैं हर चीज पे, तो हमें हर चीज पे काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बात की कि जॉइंट की मोबिलाइजेशन टेक्निक्स अगर हम जॉइंट की कैप्सूल पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली लिगामेंट भी हमारे पास रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, वहां से भी स्ट्रेस रिलीज हो रहा होता है। सबलक्सेशन और डिस्लोकेशन की उन्होंने क्या बात की, सिंपली यही बात है, सबलक्सेशन जब हमारे पास कोई भी पार्ट जो होता है वो
पार्शली जो है एक दूसरे की सरफेसेस जो होती है ना वो हमारे पास अलग हो जाती है। डिसलोकेशन जब हमारे पास होल सरफेसेस एक दूसरे से अलग हो रही होती है, ठीक है। अब जो सबलक्सेशन और डिसलोकेशन है ना, इनमें ये होता है बेसिकली ये क्योंकि बोनी पार्टनर्स एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसकी वजह से जैसे जो बोनी पार्टनर मूविंग पार्टनर है, जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो शोल्डर का हेड डिसलोकेट हो रहा है, ठीक है, अगर वो एंटीरियर साइड पे डिसलोकेशन आ रही है हमारे पास, वो क्या करेगा ना कि हमारे पास एंटीरियर साइड का कैप्सूल है उसको भी टॉर्ट कर देगा, ठीक है। सारे जो हमारे पास इंटरआर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिसरप्शन कॉज करेगा, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर लूज हो जाएंगे, कुछ टाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाता है कि एक क्या कह सकते हैं कि एक एब्रप्ट सा या एक बिल्कुल डिसरप्ट सा ना हमारे पास बंदे की जो होती है वो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अगर हम कहते हैं कि हम सबलक्सेशन या डिसलोकेशन को दोबारा से ठीक कर लें थ्रस्ट टेक्निक्स के थ्रू, तो हमारे पास क्या होता है कि सिंपली या मैनिपुलेशन के थ्रू, तो हमारे पास सिंपली ये होता है कि हम उसको रिवाइव बैक कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो लूज हो गए या जो टाइट हो गए हैं उनको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब जो हम ग्रेडिंग पढ़ते हैं ना, वो हमारे पास है ग्रेडेड ऑसिलेशन टेक्निक्स, ठीक है। इसको मेटलैंड के ग्रेड्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बुक में ये मेंशन नहीं हुआ इसलिए मैंने कहा कि हम अलग से बताते हैं। ओके, सबसे पहले मेटलैंड के ग्रेड्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेटलैंड के जो ग्रेड्स हैं वो हमारे पास ये बात बताते हैं कि जैसे ये ऑसिलेटरी ग्रेड्स हैं। सबसे पहली बात, हम जो है ना इसमें जो मूवमेंट परफॉर्म कराते हैं वो ऑसिलेशंस में करा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एग्जांपल दूं, रोटेटरी मूवमेंट जिसको हम कहते हैं ना, कि मैं या तो ये मैं कह सकती हूँ कि मैं जॉइंट के दोनों पार्टनर्स को पकड़ूंगी, ठीक है, जो मूविंग पार्टनर है उसको मैं मूव कराऊंगी, दूसरे को मैं स्टेबलाइज कराऊंगी, ठीक है। जो मूविंग पार्टनर है ना, अब जिसको उस तरह से मैंने मूव जब करना है उसको हमने एक ऑसिलेटरी मूवमेंट देनी है, या हम एक कहते हैं ट्रू फ्लो मोशन नहीं देना, बल्कि थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा ना लाइक आप ये कह सकते हो कि ऊपर नीचे की जैसे मूवमेंट होती है ना, आप रोटेशन में जो मूवमेंट करा रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम ऑसिलेटरी मूवमेंट कहते हैं, या आप सर्कल की तरह जो मूवमेंट करा रहे हो, ठीक है। अगर हम ग्रेड 1 की बात करते हैं, उन्होंने बात की स्मॉल एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशंस आर परफॉर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 अगर नीचे नजर आ रहा है पिक्चर में, ठीक है, ये वाला ग्रेड 1 है, ठीक है। अब ये ग्रेड 1 जो है ये बिल्कुल स्टार्ट का जो हमारे पास रेंज स्टार्ट होती है ना, ठीक है, अगर मैं नीचे पूरी पिक्चर दिखाती हूँ, यहाँ पे ना अवेलेबल जॉइंट प्ले की उन्होंने बात की, जहां से हमारे पास जॉइंट प्ले बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, उस केस में हमने दिए स्टार्ट प्ले देना, ठीक है। फिर हम कहाँ गए कि इसमें पहली चीज उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने रिदमिक ऑसिलेशन देनी भी है तो स्मॉल एम्पलीट्यूड की देनी है, ठीक है। इस केस में ये हो सकता है कि हमारे पास पेन इतनी ज्यादा है कि पेशेंट मूव ही नहीं कर सकता अपने आर्म्स को, ठीक है, या अपने जॉइंट्स को, ठीक है। उस केस में हम क्या कहते हैं कि स्मॉल एम्पलीट्यूड, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल स्लाइड सी मूवमेंट, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब यही होता है ना कि अगर मैं कहती हूँ कि सिंपल से अगर मैं बात करती हूँ एम्पलीट्यूड की, ठीक है, तो जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है वो यही होता है ना कि लाइक अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है, ये मेरे पास एक वेव है और ये मेरे पास है एक दूसरी वेव, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक दूसरी वेव है, ठीक है। फिर ये मेरे पास क्या है, एक तीसरी वेव है। अब जो फर्स्ट वाली वेव है इसका एम्पलीट्यूड सबसे कम है। एम्पलीट्यूड सिंपली हम ये कहते हैं कि कितनी रेंज में जाके ना आप उसको मूवमेंट दे रहे हो, ठीक है। सेकेंड वाले का ये है कि इसकी मैंने थोड़ा ज़्यादा उसकी मैंने इम्प्रूव कर दी है, या उसकी जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज कर दी है। थर्ड वाले में मैंने एक नॉर्मल मीडियम साइज की रखी, ठीक है। अब बात करें स्मॉल एम्पलीट्यूड की, मतलब हमने उसकी जो पीक रेंज है वो बहुत स्लाइड रखनी है, ठीक है, ना ज्यादा पे नहीं जाना, ठीक है। सेकंड पे आते हैं लार्ज एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑसिलेशंस, जो है ना वो विद इन द रेंज हम परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। अभी वो लिमिट पे नहीं पहुंचा, अभी लिमिट के अंदर ही है हम जॉइंट प्ले की। इसमें भी ज्यादातर यही होता है कि हम पेन की वजह से ही ग्रेड 2 में करा देते हैं, लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड हम थोड़ा लार्ज रखते हैं, मे बी इतना कि पेशेंट टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम बिल्कुल लिमिट तक नहीं जाते, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, उन्होंने कहा एम्पलीट्यूड लार्ज होता है और हम थोड़ा सा क्या कहते हैं कि लिमिट के करीब पहुंच जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम लिमिट को क्रॉस भी कर जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, ठीक है। अगर हम ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे हो सकता है कि पेशेंट की टीयर के चांसेस, या पेशेंट के मसल टीयर या हम कैप्सूल के टीयर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि
अब हुआ कुछ यूँ है कि हमारे पास ग्रेड 2 की हमने जैसे बात की थी, एम्पलीट्यूड भी लार्ज है, लेकिन वो जो हमारे पास है ना, हमारे पास इतनी ज़्यादा लिमिट तक रीच नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन जो ग्रेड 3 है उसने लिमिट को रीच कर लिया, समटाइम्स क्रॉस भी कर देता है, ठीक है। अब जो ग्रेड 4 है उसमें ऑसिलेशन स्मॉल है, लाइक एम्पलीट्यूड उसका स्मॉल है, ठीक है, लेकिन वो भी टिश्यू की लिमिट को या रिस्ट्रिक्शन को रीच कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ना दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ना अगर डायग्राम से देखें, ठीक है, डायग्राम में हमें ये शो कर रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है थर्ड वाला और फोर्थ वाला, यहाँ पे थर्ड वाले में रिस्ट्रिक्शन बहुत पहले से आ रही है, ठीक है। उसके बाद जाके जो हमने स्ट्रेस दिया उसने काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन हमारे पास दिया, ठीक है, लाइक लार्ज एम्पलीट्यूड उसने चूज किया था। इस तरह जो फोर्थ वाला है उसमें रिस्ट्रिक्शन काफ़ी देर से आ रही है पेशेंट में, ठीक है, लाइक काफ़ी आगे जाके रेंज में, इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल एम्पलीट्यूड की क्या की है, दी है, मोशन दिए, या हम कहते हैं ऑसिलेशंस दिए, ठीक है। दोनों का मेन डिफरेंस यही है। ग्रेड 5 की अगर हम बात करते हैं, स्मॉल एम्पलीट्यूड है, हाई वेलोसिटी थर्स्ट टेक्निक होती है। बेसिकली ये जो टेक्निक है ना, या तो ये एडिशंस के लिए यूज होती है, ठीक है, या हमारे बस ऐसा होता है कि समटाइम्स पेशेंट की कंडीशन बहुत प्रोवोक कर रही होती है, ठीक है, उस कंडीशन में आप पेशेंट को ये दे सकते हो, ठीक है। क्या दे सकते हो, एक स्मॉल एम्पलीट्यूड की हाई वेलोसिटी थर्स्ट टेक्निक, ठीक है, या आप पेशेंट को उस कंडीशन में आराम से दे सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैनिपुलेटिव टेक्निक है, ठीक है। मैनिपुलेशन है, एक सडन जर्क थर्स्ट देना है हमने, तो हम कभी भी ये नॉन स्किल्ड पर्सन से परफॉर्म नहीं करवाते, ठीक है। ये जब भी परफॉर्म करेगा कोई स्किल्ड करेगा जो ऑलरेडी उस चीज में बहुत ज्यादा महारत हासिल रखता है, ठीक है, या बहुत स्किल्ड है, उस केस में हम पेशेंट को कहते हैं कि उस केस में हम एज अ प्रोफेशनलिस्ट हम वो परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज हम बिल्कुल ग्रेड 5 की तरफ नहीं जाएंगे अगर हम नॉन स्किल्ड हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं सारे मेटलैंड के ग्रेड्स। फिर हम बात करते हैं इनके यूजेस के, ठीक है। उन्होंने हमारी बात की हुई है ग्रेड 1 2 जो है वो हम पेन के लिए ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हम ऑसिलेशन को ना एक इनहिबिटरी इफेक्ट के तौर पे यूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो पेन का स्टिमुला है ना, वो हमारे पास जैसे जो हमारे पास स्पाइनल ट्रैक है, स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है, ठीक है, उसमें क्या करे कि ये जाके बेसिकली रिपीटेटिव स्टिमुलाई, जब स्टिमुलस मिलता है मैकेनोरेसेप्टर्स को, तो वो नोसिसेप्टर्स के पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं बात कहती हूँ कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो मेरे पास आया है, अगर एक पेशेंट आता है, ठीक है, उसका स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक में नोसिसेप्टिव पाथवे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पेन का पाथवे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने उसको क्या किया है, एक रिपीटेटिव ऑसिलेशंस दी है। अब रिपीटेटिव ऑसिलेशन से हुआ ये कि जो उसका पेन का स्टिमुलस था ना, उससे कई ज्यादा उसका मैकेनोरेसेप्टर्स का स्टिमुलस तेज आ रहा है, जो प्रेशर स्टिमुलस या जो मूवमेंट का स्टिमुलस है, ठीक है। वो क्या करेगा, एकदम से जैसे वो स्टिमुलस बहुत रिपीटेशन के साथ जाएगा, वो नोसिसेप्टिव के स्टिमुलस को रोक देगा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड या हमारे पास ब्रेन स्टेम में जाने से, जिसकी वजह से हमें क्या फायदा होगा कि बेसिकली नोसिसेप्टिव पाथवे जब स्टॉप होगा या उसकी ब्लॉक कर देगा उस पाथवे को, तो हमारे पास पेन में डिक्रीज आएगा, ठीक है। लेकिन ये नॉन स्ट्रेस्ड है बेसिकली, और ये उन केसेस में यूज होता है जैसे हम कहते हैं ना साइनोवियल फ्लूइड की, हमने किसी जॉइंट में न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, जब भी हम यूज कर सकते हैं पेन के साथ साथ, ठीक है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 वही मैंने बात की थी, एक स्ट्रेचिंग मैनूवर्स है, क्योंकि ये हमारे पास क्रॉस कर रहे होते हैं टिश्यू रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब जो दूसरी टेक्निक है ना, वो हमारे पास है, अच्छा टेक्निक से मैंने बात की कि हम ऑस्टियोकाइनेमेटिक और आर्थोकाइनेमेटिक दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स होती है वो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स के साथ हो रही होती है, ऑर्थोकाइनेमेटिक्स से जॉइंट फ्ले को हम कह रहे होते हैं, ठीक है। ऑसिलेशंस दोनों में परफॉर्म हो सकते हैं, सही है। दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर इतना बंदे का ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो जो हम हमारे पास स्केलेटन बोन का प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।